हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के उस चैप्टर की जिस चैप्टर से अति लघु त्रिय प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उस चैप्टर का नाम क्या है, आइए समझ लेते हैं। वंशागति के सिद्धांत और विविधता। दोस्तों, इस चैप्टर से बहुत ज्यादा अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए। ये आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए। तो आइए समझ लेते हैं इसको। कुछ पादपों व जंतुओं में, दोस्तों ये पादप की भी बात की गई है और जंतुओं की भी बात की गई है। कुछ पादपों व जंतुओं में F1 पीढ़ी की संतान में कोई भी लक्षण पूरी तरह से प्रभावी या अप्रभावी नहीं होता है। जी हां, पूरी तरीके से कोई भी लक्षण प्रभावी या अप्रभावी नहीं होता है, अर्थात मध्यवर्ती होता है। मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से जो प्रभाव दिखाई देता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब प्रभावी का भी और अप्रभावी का भी। इसे ही अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। आइए इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। क्या हुआ कि भाई 2 पुष्पों को लिया गया, 2 फ्लावर लिए गए, जिनमें से एक पुष्प लिया गया था रेड कलर का लाल और दूसरा पुष्प लिया गया था सफेद। रेड कलर का जो पुष्प था उसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर से और सफेद पुष्प को रिप्रेजेंट किया स्मॉल आर से। इन दोनों के बीच में क्या कराया, क्रॉस कराया गया और F1 जनरेशन में क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए। जबकि हमने लिए कौन से पुष्प थे, एक तो रेड कलर मतलब लाल पुष्प लिया और दूसरा सफेद पुष्प लिया। जब इन दोनों का क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए उन पर जो पुष्प आया वो कैसा आया, गुलाबी पुष्प आया। अब जो रेड कलर वाला पुष्प था ये तो प्रभावी था और जो सफेद पुष्प वाला जो था वो अप्रभावी था। प्रभावी और अप्रभावी के बीच क्रॉस कराया, लेकिन इन दोनों में से तो कुछ नहीं आया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर आया जिसको हमने गुलाबी पुष्प बोला। और ये कौन सी पीढ़ी थी, F1 पीढ़ी। अब क्या किया गया, इस F1 पीढ़ी में ही क्रॉस कराया गया। कैपिटल आर इधर ले लिया, स्मॉल आर इधर ले लिया, कैपिटल आर इधर ले लिया, स्मॉल आर इधर ले लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेकर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो कैपिटल आर आ जाएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा। या फिर हम ऐसे करके देखें, इसका इसके साथ क्रॉस कराया तो कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ क्रॉस कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर। दूसरा कैपिटल स्मॉल आर के साथ क्रॉस कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर स्मॉल आर के साथ क्रॉस कराया तो स्मॉल आर हमारा यहां पर आ चुका है। समझ गए ना। इस कैपिटल आर के साथ क्रॉस कराएंगे तो लाल पुष्प आएगा, इस कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ कराएंगे तो गुलाबी पुष्प आएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, फिर से इस कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कराएंगे तो गुलाबी और स्मॉल आर का कराएंगे तो सफेद। और इसको हमने क्या बोला, F2 पीढ़ी। रेशियो क्या निकल कर आया, लाल गुलाबी सफेद। मतलब लाल कलर का एक पुष्प है तो हमने 1 लिख दिया, गुलाबी कलर के कितने पुष्प हैं, 2, तो हमने 2 लिख दिए, और सफेद कलर का कितना पुष्प है, 1, तो हमने 1 लिख दिया। तो दोस्तों ये तो हमारा हुआ पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है, अभी इसी की थ्योरी थोड़ी सी रह गई है, वो भी मैं आपको बता दूं। ये जो प्रयोग किया गया था जिसको अपूर्ण प्रभाविता बोला जाता है, ये प्रयोग एक साइंटिस्ट ने किया था जिसका नाम कॉरेंस था। कॉरेंस वैज्ञानिक ने कौन से पौधे पर यह प्रयोग किया, तो दोस्तों ये प्रयोग किया गया गुलेबास पर। किस पर किया गया, गुलेबास पर। तो लिखा है कॉरेंस ने गुलेबास में देखा कि लाल पुष्प वाले पादप को सफेद पुष्प वाले पादप से क्रॉस कराने पर गुलाबी पुष्प वाले पादप उत्पन्न होते हैं, और इसी को ही क्या बोला जाता है, इसी को ही अपूर्ण प्रभाविता का नियम बोला जाता है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। मानव में किन्हीं 2 लिंग सहलगन रोगों के नाम लिखिए। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। मानव में किन्हीं 2 लिंग सहलगन रोगों के नाम लिखिए। तो पहला हो जाता है वर्णांधता और दूसरा हो जाता है हीमोफीलिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पुरुष में लिंग गुणसूत्र समीकरण XXY है,
इसको किस प्रकार का सिंड्रोम कहेंगे? तो याद रहे इसको कहेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें 46 से अधिक गुणसूत्र होते हैं। यानी कि नॉर्मली होना 46 चाहिए थे क्रोमोसोम्स, लेकिन 46 की जगह कितने हो जाते हैं? 47 हो जाती है। तो याद रहे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? 47। कैसे? 24 तो हमारे ये हो जाएंगे ऑटोसोम्स, और इसमें XXY 3 गुणसूत्र और बढ़ जाते हैं, टोटल हो जाते हैं 47। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव में 21वें क्रोमोसोम्स की त्रिसूत्रता के कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है? तो याद रहे डाउन सिंड्रोम। कौन सा विकार होता है मानव के 21वें गुणसूत्र पर? डाउन सिंड्रोम, जिसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है मंगोलियन जड़ता। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम मंगोलियन जड़ता होता है। इसमें भी क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र हमारे कितने होने चाहिए? 46 होने चाहिए, और 46 की जगह पर कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपूर्ण सहलगन का एक उदाहरण लिखिए। आपूर्ण सहलगन, ना कि आपूर्ण प्रभाविता। अभी जो मैंने इससे पहले सबसे पहले जो क्वेश्चन करवाया था वो आपूर्ण प्रभाविता था, और ये आपूर्ण सहलगन है। तो इसका एक उदाहरण पूछा है, तो उदाहरण में हम क्या लिख देंगे? ड्रोसोफिला, जो कि क्या होती है? फल मक्खी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था? तो याद रहे दो वैज्ञानिकों ने दिया था वंशागति का क्रोमोसोमवाद, वाल्टर सडन और थियोडोर वोवेरी ने ये वंशागति का क्रोमोसोमवाद दिया था। और कौन सी सन में दिया था? 1902 में दिया था। यह भी पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है जन्मजात उपापचय त्रुटि क्या है? तो एक नाम इसका हो जाता है फिनाइलक्यूटेन्यूरिया। कौन सा हो जाता है? फिनाइलक्यूटेन्यूरिया हो जाता है। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये वंशागति के सिद्धांत और विविधता वाले चैप्टर से लिए गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आप सभी लोग अच्छे से देख लेना। कई मर्तबा पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।